गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने हेबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत क्या है, इसकी मेन थ्योरी क्या है और अवसर लागत सिद्धांत को हमने कांस्टेंट कॉस्ट और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत हमने इसको समझ लिया था। आज हम अवसर लागत सिद्धांत को डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम इस सिद्धांत का इवैल्यूएशन जो है वो भी करने का प्रयास करेंगे। हम घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत हेबर्लर के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझने का प्रयास करते हैं। यदि दो देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है तो दोनों देशों में उत्पादन संभावना वक्र या जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है वो मूल बिंदु की और उत्तल यानी कॉन्वेक्स वक्र होगा। और इस परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो व्याख्या है वो फिगर 1 के द्वारा की जा सकती है। ए बी देश ए के लिए आप देख सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र है और A1 B1 देश बी के लिए उत्पादन संभावना वक्र है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार न होने की स्थिति में देश ए का उत्पादन संतुलन आर बिंदु पर निर्धारित होता है, जहां कीमत रेखा ई द्वारा प्रकट घरेलू विनिमय अनुपात MRT XY के समान है। इसी प्रकार देश बी में घरेलू कीमत रेखा और A1 B1 का जो स्पर्श है टेंजेंसी है उससे उत्पादन संतुलन बिंदु S पर निर्धारित होता है। यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू हो जाता है तो अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात कीमत रेखा AB1 से प्रकट होती है। आप देख सकते हैं फिगर 1 में अवसर लागत वक्र AB और अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा AB1 से घरेलू कीमत रेखा EE की अधिक ढाल क्या दिखाती है? यह दिखाती है कि देश A पूर्ण रूप से वस्तु Y के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। इसके विपरीत A1 B1 की स्थिति और FF की तुलना में AB1 की जो अधिक ढाल है वो यह प्रकट करती है कि देश B वस्तु X के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा। देश A वस्तु Y का निर्यात करेगा और वस्तु X का आयात करेगा। इसके उलट देश B क्या करेगा? वस्तु X का निर्यात करेगा और वस्तु Y का आयात करेगा। दोनों देशों का उपभोग संतुलन जो समुदाय जो नाजुमान वक्र और अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात दर के स्पर्श से निर्धारित होगा। अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा AB1 पर कहीं स्थित होगा और ऐसा बिंदु R अथवा S की अपेक्षा संतुष्टि के अधिक ऊंचे स्तर को प्रकट करेगा और यह दोनों देशों के लिए व्यापार से लाभ को प्रकट करेगा। अब देखिए हम अब बढ़ती और घटती अवसर लागत अगर दोनों ही प्रकार की लागत दशाएं हैं उनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, यानी ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए ये फिगर 2 में हम समझ सकते हैं। फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि इसको देखिए पीसी किंडलबर्गर ने व्यापार संतुलन की एक और संभावना है उसकी विवेचना की है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर्व न तो मूल बिंदु की ओर लगातार कॉन्वेक्स होता है और न ही लगातार कॉन्केव होता है। इसका एक भाग तो है कॉन्वेक्स होता है और दूसरा भाग कॉन्केव हो सकता है। ऐसी संभावना कब उठती है? तब उठ सकती है यदि दोनों में से एक उत्पाद जो है प्राथमिक उत्पाद है जैसे कपास और दूसरा उत्पाद विनिर्मित उत्पाद है जैसे स्टील। और देखिए ऐसी दो वस्तुएं X और Y जो है की अवस्था की ओर को लेता है और वस्तु Y का उत्पादन घटते हुए पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत होता है और X का उत्पादन बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत होता है। अवसर लागत वक्र AB का ऊपरी भाग जो है वो AL बिंदु की ओर कॉन्केव है, जबकि इसका निचला भाग LB जो है वो मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स है। L जो है वो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है।
अब देखिए, यदि आरसी रेखा द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात दिया गया है तो उत्पादन संतुलन आर पर निश्चित होता है, जो अवसर लागत वक्र एबी के अवतल भाग पर स्थित है। Y के उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण किया जाता है। यदि C उपभोग का बिंदु है तो Y की RS मात्रा का निर्यात वस्तु जो है X की SC मात्रा के द्वारा जो है SC मात्रा के बदले में किया जाएगा। यदि उत्पादन को इन्फ्लेक्शन के बिंदु L से आगे बढ़ा दिया जाता है तो हम बढ़ते हुए प्रतिफल के जोन में हम आ जाते हैं। और यदि अब अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा BC1 है जो RC के समानांतर दी गई है तो उत्पादन संतुलन बिंदु B पर निश्चित होगा और वस्तु X के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण किया जाएगा। यदि उपभोग संतुलन का बिंदु C1 है तो देश X की BT मात्रा का निर्यात करेगा और इसके बदले में जो है Y की C1T मात्रा का आयात करेगा। परंतु L से B तक अथवा बढ़ती लागतों वाले उत्पाद से घटती लागत वाले उत्पाद तक जो शिफ्ट मुक्त प्रतियोगिता की हालत में आसान नहीं है। इस देश को कम से कम अस्थायी रूप में विदेशों से वस्तु Y के आयात पर प्रशुल्क को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वस्तु X के घरेलू उत्पादन को उत्साहित किया जा सके। तो ये तो हुआ जो है देश का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत अगर दोनों स्थितियां एक साथ पाई जाती है तो उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब हम अवसर लागत सिद्धांत का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो रिकार्डो ने दिया था उसके तुलना में अवसर लागत जो सिद्धांत है वो अधिक ठीक, निश्चित और वैज्ञानिक जो है व्याख्या जो है प्रस्तुत करता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। और इसके जो कुछ मेरिट्स जो हैं, सबसे पहला तो यह है कि इसने श्रम के मूल्य सिद्धांत को छोड़ दिया था और उत्पादन तथा व्यापार के मॉडल का दो अथवा अधिक उत्पादन साधनों की अधिक वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर निर्माण करने का प्रयत्न किया है। फिर नेक्स्ट है इसकी मेरिट, रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है व्यापार का विश्लेषण केवल स्थिर लागतों की हालत में ही किया गया था रिकार्डो ने, जबकि हेबलर का जो अवसर लागत सिद्धांत है इस बात पर बल देता है कि लागतें चाहे स्थिर हो, बढ़ती हुई हो, घटती हुई हो, जैसा कि हमने देखा कोई भी लागत दशा हो व्यापार फिर भी संभव हो सकता है। वास्तव में अवसर लागत सिद्धांत ने विभिन्न लागत की हालतों में तुलनात्मक लागत के नियम की वैधता को प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट मेरिट है, इस सिद्धांत ने जैकब वाइनर द्वारा सामान्य संतुलन अथवा व्यापार संतुलन की व्याख्या की अपेक्षा अधिक सरल ढंग से विश्लेषण करने के लिए सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध कराया है। और नेक्स्ट है मेरिट, यह सिद्धांत प्रभावपूर्ण ढंग से साधन प्रतिस्थापन के विषय यानी फैक्टर सब्स्टिट्यूशन के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में पहले दिए गए विश्लेषण से एक डिपार्चर हम इसको कह सकते हैं, परंतु कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी कटु आलोचना भी की है इस सिद्धांत की। सबसे पहला तो ये बताया है वाइनर ने, देखिए ये कहा है कि कल्याण की जो धारणा है ये जो है वाइनर के अनुसार अवसर लागत मत जो है वो कल्याण के दृष्टिकोण से वास्तविक लागत जो मत है उससे कमतर है और उनके विचार में अवसर लागत का नियम वास्तविक लागतों को जैसे कष्ट, त्याग इनके रूप में मापने में सफल नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट है सिद्धांत की आलोचना जो है जैकब वाइनर ने साधन ये बोलता है कि यह सिद्धांत जो है वो साधन पूर्ति की उपेक्षा करता है। जैकब वाइनर ने इस आधार पर भी अवसर लागत सिद्धांत पर प्रहार किया है और इसने साधनों की पूर्ति के ये जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि ये साधनों की पूर्ति में जो परिवर्तन होते हैं उनकी उपेक्षा करता है, जबकि ऐसा सही नहीं है। उसको भी हम अवसर लागत के रूप में माप सकते हैं। साधन पूर्ति में अगर परिवर्तन होते हैं तो उनको भी हम अवसर लागतों के रूप में माप सकते हैं। फिर अवसर लागत मत का एक जो है आलोचना का बिंदु ये भी बताया जाता है कि यह अवकाश की उपेक्षा करता है। इट निग्लेक्ट्स प्लेजर और आय की तुलना में अवकाश के लिए जो अधिमान है
उसको ध्यान रखने में ये सिद्धांत असफल रहा है। और ये सारी और फिर एक और जो है आलोचना वो ये की जाती है कि यह अवास्तविक मान्यताओं पर, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पर आधारित है। जो जैसे आपकी जो है सीमित साधन पूर्ति, बाह्य बचतों और अबचतों का अभाव, और वस्तु तथा साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता का विद्यमान होना, ये बहुत सारी अवास्तविक मान्यताएं हैं जिस पर यह सिद्धांत आधारित है। और इस कारण से निश्चित रूप से ये जो कमियां हैं इस सिद्धांत की, इस कारण से इसका विश्लेषणात्मक महत्व काफी कम हुआ है। अगर हम इन सब दोषों को भी स्वीकार कर लें एक बार के लिए, तो फिर भी यह सिद्धांत हम कह सकते हैं कि वास्तविक लागत मत की तुलना में जो है निर्णयात्मक रूप से अधिक श्रेष्ठ है। और इस संबंध में सैमुअलसन ने कहा है कि इस विषय में आगे और न भी जाते हुए, अगर हम न चाहें कि तो भी सैमुअलसन ने ऐसा कहा है कि अवसर लागत मत में किए गए जो सरलीकरण है किसी अन्य वास्तविक लागत अथवा जो दूसरे सिद्धांत है उनकी अपेक्षा अनुभव सिद्ध दृष्टि से बहुत कम निरर्थक है। इट इज लिटिल मोर यूजफुल देन मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स। और अवसर लागत मत अधिक उपजाऊ है क्योंकि इसे तुरंत सामान्य संतुलन प्रणाली पर विस्तारित किया जा सकता है। और ये जो है डेफिनेटली इस सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विश्लेषण करने के लिए एक आधार प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हम इस बात को जो है हम मान सकते हैं। तो ये था सारा आपका हेबलर के अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या।